नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। आप सभी की डिमांड पर और वक्त की नज़ाकत को समझते हुए इस वीडियो में आपके लिए आँख वाली दृष्टि जो कि घटना चक्र प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित होती है, उससे करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। यदि आपने घटना सार कंप्लीट कर लिया है, जो कि हम लोग पहले ही कर चुके हैं, जिसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दी गई है और अचूक मार्ग सामग्री कर ली है, तो समझ लीजिए आपका कल्याण हो गया। लेकिन इस मैगज़ीन को हम लोग क्यों कर रहे हैं? इसको बैकअप के तौर पे कर रहे हैं और कुछ एक चीज़ें हैं जो वहाँ छूट गई हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएँगी। तो बैकअप के लिए इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि सभी अभ्यर्थी लगभग सभी अभ्यर्थी जो हैं इसको कंप्लीट किए रहेंगे। तो सबके बराबर रहने के लिए हमको भी इसको करना मजबूरी है। यही वक्त की नज़ाकत है। तो घबराने की कतई आवश्यकता नहीं। एक बात और याद कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए अपने कि यदि हमारा करंट अफेयर्स अभी अच्छा हो गया तो 1 महीने का हम लोग और पढ़ेंगे, जिसमें बजट भी इंक्लूड हो जाएगा। उस 1 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ के हम लोग यूपी पीसीएस प्री के लिए करंट अफेयर्स में एकदम बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ जो है आपको इसी नाम से सर्च करिएगा, टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिल जाएगी। सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसने जारी किया? द्रौपदी मुर्मू ने जारी किया। इसमें कितने शहरों का आकलन किया गया? शहरों की स्वच्छता का आकलन किया गया 4477। ठीक है, दोनों जो है डबल डिजिट से हैं। कौन कौन? 7 भी डबल डिजिट में है और 4 भी डबल है। इस तरह से याद रखिएगा। ये चौथा संस्करण है, तो 8वां संस्करण है। मुर्मू जी ने जो है जारी किया है और 7वीं बार, ठीक है, 8वां संस्करण है और 8 से 1 कम मतलब 7वीं बार जो है इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में पहले स्थान पर रहा है। इसके साथ ही सूरत जो कि गुजरात में है, उसको भी पहला ही स्थान प्राप्त हुआ है। तो संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो सासबड़ जो कि महाराष्ट्र में है। तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन 1 लाख से अधिक वाला जरूर देखिएगा। अब बात करें राज्यों की, तो शीर्ष राज्य कौन बना है? कहा जाए सबसे स्वच्छ राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। तो महाराष्ट्र में भी माँ है और मध्य प्रदेश में भी माँ है, दोनों भाई भाई हैं। इस तरह से जोड़ के इसको याद रखिएगा। 27 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, तो 9वां स्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो बिहार वाले लोग हैं वो भी याद रख लें, बिहार का 15वां स्थान है। शीर्ष 5 गंगानगर, मतलब ऐसे नगर जो गंगा के किनारे हैं और सबसे स्वच्छ हैं, तो उसमें यूपी के 2 आ गए हैं। कौन कौन? एक तो वाराणसी, दूसरा प्रयागराज। उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेंगे। वाराणसी पिछली बार भी पहले नंबर पे था। नहीं, पहले नंबर पे नहीं था, पहले नंबर पर उत्तराखंड का था कोई। खैर, अभी का याद रखिए, वाराणसी और प्रयागराज जो हैं वो पहले और दूसरे नंबर पे हैं, याद रखिएगा। 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का केवल और केवल एक शहर जो है वो शामिल हुआ है, नोएडा, जिसका 14वां स्थान है। तो पहला स्थान सूरत और इंदौर का हो गया है, उसी श्रेणी में 14वां स्थान जो है वो ग्रेटर नोएडा को प्राप्त हुआ है। चंडीगढ़ को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है, याद रखिएगा। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग की बात करें तो नोएडा को 5 स्टार शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो 5 स्टार रेटिंग जो है यूपी के नोएडा को प्राप्त हुई है। नोएडा की फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। याद रखिएगा, यूपी स्पेशल में पूछ लिया जाता है। फिर बात करें 2024 के लिए, यहीं पर इसी समारोह में स्वच्छ भारत मिशन की एंथीम गीत का जो है विमोचन द्रौपदी मुर्मू ने किया। उस गीत का शीर्षक क्या है? नया संकल्प है और नया प्रकल्प है। इसके गायक कौन हैं? गायक कैलाश खेर हैं। पीएम जनमन दोस्तों, कुछ चीज़ें जो हैं, एक बात और याद रखिएगा, इस मैगजीन को पढ़ते हुए आपको ये जो बैकग्राउंड वाली चीज़ें हैं, पृष्ठभूमि वाली चीज़ें हैं, इनको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं उनको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। लेकिन जो स्मरणीय तथ्य हैं इनको कतई नहीं छोड़ना है। ये एक समय के लिए नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है अनुसूचित जनजाति एसटीज की आबादी भारत में कितनी है? 10.45 करोड़। 18 राज्यों में जो हैं 75 समुदाय ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो पीबीटीजीज हैं। पीबीटीजी इनकी बजट में घोषणा हुई थी 2023-24 के बजट में। पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पूछा जाए कितने राज्यों में है, तो 18 राज्यों में है। कितने समुदाय हैं, तो 75 समुदाय। और ये जो पीबीटीजी ग्रुप हैं, इस योजना के तहत जो है पीबीटीजी विकास मिशन के तहत जो है इन ग्रुप्स का 3 वर्षों में जो है पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रों में बेहतर विकास सुनिश्चित किया जाएगा। अब स्मरणीय तथ्य दोस्तों हम लोग देखते हैं।
पीएम जनमन से। 15 नवंबर को दोस्तों जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। तो मोदी जी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, क्या नाम है उसका, पीएम जनमन, ठीक है, जनमन मतलब जनजाति का मन, ऐसे याद रखिएगा। तो जनजाति जो आदिवासी समूह है उनके न्याय से संबंधित यह महाअभियान है। इसकी शुरुआत खूंटी से की मोदी जी ने। इस मिशन के तहत दोस्तों 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मिलकर काम किया जाएगा, जिससे इनके लिए पक्का घर, कनेक्टिविटी और जो भी बेसिक सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाएंगी। किनके लिए? जो PBTG हैं, ठीक है। इस मिशन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय, याद रखिएगा। और 25 दिसंबर 2023 से केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पीएम जनमन के तहत एक सूचना, शिक्षा और संचार अभियान की भी शुरुआत कर दी, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मिशन। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? जो PBTG बहुल बस्तियां हैं उनमें सरकारी योजनाओं की 100% पहुंच जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। एक तरह से जो IEC है वो एक ऐसा मिशन है जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं जनजातीय लोग, उनको जो है योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा और उनको किस तरह से योजनाओं का लाभ मिले ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। नमो ड्रोन दीदी योजना, इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। भारत जो है उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा ही सबसे बड़ा आयातक है। ये फैक्ट याद रखिएगा, कथन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। अब अभी ये जो करंट की घटना है ये क्या है? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसने नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी दी है। जैसा कि नाम से जाहिर है, ड्रोन दीदी, ड्रोन उड़ाने वाली दीदी, मतलब जो महिलाएं हैं, महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया जाएगा, ठीक है, नमो ड्रोन दीदी के माध्यम से, और महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, महिलाओं को ड्रोन उड़ाने में प्रशिक्षित किया जाएगा और जो खेत हैं, खेतों में जो फसल है उनमें स्प्रे के लिए इन महिलाओं को नियुक्त किया जाएगा। तो महिलाओं के सशक्तिकरण का ये एक बेहतर उदाहरण है। कृषि के क्षेत्र में भी उनको सशक्त किया जा रहा है। कुल 15,000 महिलाएं जो हैं, कुल 15,000 सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स, जो स्वयं सहायता समूह, आप लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा होगा, एक समूह में लगभग 15 से 20 महिलाएं होती हैं और ये जो है किसी NBFC से ऋण लेती हैं, बाद में अपना कारोबार करती हैं और उस कारोबार के माध्यम से थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो चुका देती हैं। तो ऐसे ही सेल्फ हेल्पिंग जो ग्रुप्स हैं, कितने चयनित किए गए हैं? तो 15,000, ये भी याद रखिएगा। इनको ड्रोन प्रदान किया जाएगा कृषि उद्देश्यों के लिए, किराए पर ये महिलाएं ड्रोन प्रदान करेंगी। ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित कर उन्हें ड्रोन दीदी में रूपांतरित किया जाएगा, ठीक है। 15 अगस्त 2023 को 77वां जो स्वतंत्रता दिवस था, उस अवसर पर मोदी जी ने ड्रोन दीदी योजना की घोषणा की थी। तो कुछ चीज़ें हैं दोस्तों वो इस मैगजीन में बहुत अच्छे से दी गई हैं। दरअसल ये मैगजीन जो है UPPCS प्री को ज़्यादा डेडिकेटेड है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172, ठीक है, और अनुच्छेद 324 जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है, और जनजातीय प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसके आधार पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वह वर्तमान अवधि की समाप्ति से पूर्व जो नई विधानसभा है उसके गठन के लिए चुनाव जो है वो संपन्न कराता है। तो ये तीनों चीज़ें जो है याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन जो है किन आधारों पर चुनाव संपन्न कराता है? तो आर्टिकल 172, आर्टिकल 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। कुल 5 राज्यों में चुनाव कराए गए, छत्तीसगढ़, MP, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना। स्मरणीय तथ्यों को देखते हैं। छत्तीसगढ़ दोस्तों, इसमें कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। अगला प्रश्न बनेगा कि इसका जो चुनाव हुआ है उसका शुभंकर क्या है? तो शुभंकर है चुनई चिरई, चुनई चिरई, ठीक है। चुनई चिरई मतलब चुनाव की चिरई मतलब चिड़िया, ऐसे याद रखिएगा। मुझे लगता है यही इसका अर्थ होगा, चुनई चिरई। और इस चुनाव में जो है BJP ने बहुमत प्राप्त किया, मतलब उसने सरकार बनाई है। इस चुनाव में छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 19 महिलाएं निर्वाचित घोषित की गई हैं, जो अब तक की सर्वाधिक हैं, याद रखिएगा। वहाँ पर जब से विधानसभा का गठन हुआ है अब तक की सर्वाधिक हैं, इसलिए ये फैक्ट महत्वपूर्ण हो जा रहा है। मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो विष्णुदेव सहाय चौथे मुख्यमंत्री हैं और पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। ये फैक्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और रमन सिंह दोस्तों ये विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, याद रखिएगा। तो यदि पूछ लिया जाए कि हाल ही में किस राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो छत्तीसगढ़ में। नाम पूछ लिया जाए तो नामों बता देना।
मध्य प्रदेश में देखते हैं कुल कितनी सीटें हैं, तो 230, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमपी वाले जो एमपी का एग्जाम देते हैं एमपी पीसीएस का, वो ये भी देख लें कि 35 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। जो जो चीज़ें अंडरलाइन है वो सब एमपी वाले देख लें। अब अगला जो मेन पॉइंट है, मोहन यादव ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ठीक है, मोहन यादव। मोहन पहले वहाँ पर सरकार किसकी थी? मामा की। मोहन किसका पर्यायवाची है? भगवान कृष्ण का। तो कृष्ण ने कंस को जो है वो बाहर कर दिया, ऐसे याद रखिएगा। कोई इसको दिल पे मत लीजिएगा, और ले भी लेंगे तो कुछ होगा नहीं, आप ही चलेंगे। जगदीश देवड़ा। दोस्तों, ऐसा क्रोध करके कोई फ़ायदा नहीं जिसका दूसरों पे कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि उसका नुकसान अपने आप पे होता है। क्रोध जब आदमी पर हावी होता है तो उसकी आंखें लाल होती हैं, न जाने कितने हार्मोन रसायन वगैरह जो है वो बॉडी में रिलीज हो जाते हैं, जो कि उसी के लिए घातक होते हैं, और पता लगा सामने वाले पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, तो फिर नुकसान अपना ही है। तो इसलिए क्रोध से बचा करें। नरेंद्र सिंह तोमर जो है दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बीजेपी ने यहाँ पर भी सरकार बनाई है। अब मिजोरम की बात करें, कुल कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। सीटें जरूर याद रखना, कभी कभी मैच करने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है। 27 सीटें जीतकर कौन पार्टी सत्ता में आई है? तो जोराम पीपल्स मूवमेंट पार्टी, ZPM। 2023 के चुनावों में इस दल ने पहली बार एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में भाग लिया था, और इसमें जो है कुल 3 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं, और यह पहला अवसर है जब एक से अधिक महिला विधानसभा सदस्य बनी हैं। और जो अगला मेन फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो लाल दुहोमा। ठीक है, लाल दुहोमा, जिनका लाल मुंह है, लाल मुहोमा, ऐसे याद रखिएगा। आंसर ही तो ठीक करना है, इधर का उधर हो जाए कोई बात नहीं। बात करें लाल रिनपुई, ये पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मंत्री का पद ग्रहण करने वाली तीसरी महिला बनी, लेकिन कैबिनेट मंत्री, आप लोग जान ही रहे होंगे, मंत्री होना अलग होता है और कैबिनेट मंत्री होना अलग होता है। तो पहली महिला कैबिनेट मंत्री जो है लाल रिनपुई हैं। तो लाल जो है यहाँ के सीएम भी हैं, और लाल जो है वो पहली महिला कैबिनेट मंत्री भी हैं। इस तरह से जोड़ के याद रखिएगा। लाल दुहोमा के बारे में बात करें तो पूर्व IPS अधिकारी हैं। इंदिरा गांधी की सुरक्षा में ये पहले तैनात रह चुके हैं, इंदिरा गांधी के समय में। और जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 1988 में जब दल बदल विरोधी कानून बना था, उस समय अयोग्य घोषित होने वाले ये पहले लोकसभा सांसद थे, याद रखिएगा। अब राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात करें, कुल कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं, लेकिन चुनाव जो है वो 199 सीटों पे हुआ। क्यों दोस्तों? क्योंकि एक सीट का जो प्रत्याशी था उसकी मौत हो गई थी। वो कहाँ से था? गंगानगर जिले में स्थित कर्णपुर विधानसभा सीट का प्रत्याशी था। क्योंकि मौत हो गई तो इसलिए उसको कैंसिल कर दिया गया। बाद में पुनः चुनाव हुए तो उसमें जो है कांग्रेस पार्टी का विधायक जीत के सामने आ गया। तो यहाँ पर सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, और जो राजा है यहाँ का मुख्यमंत्री वो भजन करता है, भजन लाल शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। यह प्रथम अवसर है जब शर्मा विधायक के रूप में निर्वाचित हुए हैं। दिया कुमारी और चंद्र प्रेमचंद ये जो हैं 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। वासुदेव देवनानी जो है विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो नानी के साथ बैठकर भजन लाल भजन करते हैं। अगला तेलंगाना विधानसभा चुनाव देखते हैं, कुल 119 सीटों पर लड़ा गया। ये तीसरी तेलंगाना विधानसभा के गठन के लिए चुनाव हुआ। आप सभी जानते हैं तेलंगाना का गठन जो है 2014 में हुआ था। उसके बाद से ये तीसरी विधानसभा है, इसलिए इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर सरकार जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने बहुमत प्राप्त करके बनाई है। मुख्यमंत्री RR बनाए गए हैं, रेवंत रेड्डी। ये दूसरे मुख्यमंत्री हैं। इनसे पहले KCR के चंद्रशेखर राव जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री थे, ये भी याद रखिएगा। मल्लू भट्टी जो हैं तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री बने हैं। अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया। अनुच्छेद 370 के बारे में आप लोग बखूबी जान रहे होंगे। तो कुछ याचिकाएं जो हैं वो दाखिल हो गई थी कि ये जो धारा 370 हटाई गई है जम्मू कश्मीर से, वो असंवैधानिक है। इस आधार पर जनहित याचिकाएं जारी की गई थी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो खारिज कर दिया है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि अनुच्छेद 35A अनुच्छेद 370 से ही उपजा है। अनुच्छेद 35A में क्या है दोस्तों? जो जम्मू कश्मीर की विधायिका को स्थानीय निवासियों को परिभाषित करने का अधिकार दे दिया गया था। अनुच्छेद 35A इस बात को स्पष्ट करता है कि कौन वहाँ पर संपत्ति खरीद सकता है और कौन नहीं खरीद सकता है।
तो अनुच्छेद 35A 370 से ही आया था। 370 आप सभी जानते हैं विशेष प्रावधान जो है जम्मू कश्मीर के लिए कर दिए गए थे, क्योंकि उस समय नया राज्य बना था, तो वक्त की नज़ाकत को समझते हुए ऐसा किया गया था। लेकिन बाद में इसके दुष्प्रभाव सामने आए और अंततः सरकार ने इसको हटा दिया। तो जैसे अलग संविधान था, जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था, तो इससे कहीं न कहीं अलगाववाद बढ़ रहा था। वो लोग खुद को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते थे। इसी वजह से 370 को हटाया गया। 2019 में 370 और 35A के तहत जो विशेष दर्जा था जम्मू कश्मीर का, उसकी समाप्ति की मंजूरी दी गई। ठीक है, 2019 में समाप्त करने की घोषणा हुई और 31 अक्टूबर को 2019 अगस्त 2019 में घोषणा हुई। 31 अक्टूबर 2019 को अलग कर, मतलब वहाँ पर जो 370 है और 35A दोनों को निरस्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया। तो ये डेट याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019। क्यों? 31 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो जम्मू कश्मीर था वो पूरी तरह से एक हो गया, एकता की भावना के तहत भारत से जुड़ गया। इस तरह से याद रखिएगा। अब स्मरणीय तथ्य करंट अफेयर तो अब शुरू होता है, अभी तक तो कहानी चल रही थी। तो खारिज कर दिया है। संविधान पीठ 5 जजों की थी। आप सभी जानते हैं कि जब कोई विशेष महत्व का संवैधानिक मुद्दा सुनवाई में होता है तो संवैधानिक पीठ उसकी सुनवाई करती है, जिसमें कम से कम 5 जज होते हैं। तो इसमें 5 जज थे। DY चंद्रचूड़ जो कि अध्यक्ष थे, जो कि CJI हैं, SK कौल, संजीव खन्ना, R गवई और सूर्यकांत। तो फैसला 5-0 से जो है ले लिया गया और जो 370 खत्म करने का सरकार का फैसला है उसको न्यायालय ने जायज़ माना और कहा कि 2024 तक जो केंद्र सरकार है वो जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव संपन्न कराए। कुछ और चीज़ें देखते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन, यहाँ पर एक्ट बना था दोस्तों, तब इसका अलग से गठन किया गया था। अब यहाँ पर इसमें संशोधन हो गया। तो 11 दिसंबर 2023 को जम्मू और कश्मीर आरक्षण विधेयक संशोधन पारित किया गया और इसमें जो जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 था उसमें संशोधन किया गया, जिसमें पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए नौकरियों, व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश, आरक्षण, इन सब का उल्लेख था। तो इसमें क्या किया गया संशोधन के बाद, जो कमज़ोर और वंचित वर्ग है उसको अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया। अब जो है अन्य पिछड़ा वर्ग आ गया है। तो जो कश्मीरी प्रवासियों में से अधिकतम 2 सदस्यों को विधानसभा में नामित करने का प्रावधान है, उसमें 1 महिला सदस्य होगी। ये इस नए संशोधन अधिनियम का एक पॉइंट है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, इसके अतिरिक्त उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा में एक सदस्य पाकिस्तान के जो POK है दोस्तों, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसमें जो वहाँ से आया हुआ एक विस्थापित सदस्य जो है वो उपराज्यपाल द्वारा नामित किया जाएगा। तो वहाँ की विधानसभा में एक महिला रखना जरूरी है, उसको नामित किया जा सकता है और एक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से विस्थापित किसी व्यक्ति को भी उपराज्यपाल नामित कर सकता है। इसके साथ ही विधानसभा सीटों की कुल संख्या 107 से बढ़ाकर 114 कर दी गई। इनमें 7 सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर की विधानसभा की वास्तविक सीटें 83 हैं। यहाँ पर वास्तविक सीटों का तात्पर्य क्या है, जो POK है उसको छोड़ के 83 सीटें जो हैं, 83 सीटों से वास्तविक सीटें 83 हैं। 83 से बढ़ाकर इनको 90 कर दिया गया है। तो जो 90 हैं वो केवल और केवल जम्मू कश्मीर की हैं। बाकी जो 24 सीटें हैं वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहेंगी, याद रखिएगा। तो इस तरह से इन 90 सीटों में 43 जो हैं वो जम्मू में होंगी और 47 जो हैं वो कश्मीर में होंगी। 24 सीटें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में होंगी, याद रखिएगा। तो कुल 114 हैं और यदि जम्मू कश्मीर की बात करी जाए तो केवल 90 हैं, जिनमें 43 जम्मू में है और 47 कश्मीर में है। ज़्यादा वाली कश्मीर में है क्योंकि कश्मीर जब लिखेंगे तो उसमें ज़्यादा अक्षर हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 ये 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया, 18 दिसंबर को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया और इसमें कहा गया है कि जहां तक संभव हो सके जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सभी निर्वाचित सीटों में से महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाएं, ऐसा कहा गया है। अब मेरा युवा भारत को देखते हैं। 15 अगस्त 2022 को 75वीं वर्षगांठ जो कि हमारी स्वतंत्रता की थी वो मनाई गई और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से लेकर 100वीं वर्षगांठ तक के जो 25 वर्षीय अवधि है उसको अमृतकाल की संज्ञा दी गई। तो ये एक फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। अब सीधे तथ्यों पर आते हैं। मेन करंट यहाँ से शुरू होता है।
31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं क्योंकि इस दिन वल्लभ भाई पटेल बीबीपी का जन्म हुआ था, जयंती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ किया। माई भारत यह खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। उद्देश्य क्या है इसका? युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, सबको जो है एक मंच उपलब्ध कराना ताकि वो विचार विमर्श कर सकें, बस इतनी सी बात है। मेरा युवा भारत मंच राष्ट्रीय युवा नीति में दी गई युवा की परिभाषा। अब युवा की परिभाषा के लिए आयु याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय युवा नीति है उसमें युवा की आयु कितनी है? तो 15 से 29 वर्ष याद रखिएगा। और किशोरों की आयु कितनी है? 10 से 19 वर्ष, ये भी याद रखिएगा। तो मेरा युवा भारत जो है एक फिजिटल मंच है। फिजिटल मतलब फिजिकल और डिजिटल, मतलब युवा जो है उस मंच पे आमने सामने भी हो सकते हैं और डिजिटली भी हो सकते हैं और परस्पर विचार विमर्श करके देश के उत्थान या फिर विकास के लिए जो नए विचार हैं उन पे मंथन कर सकते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन दोस्तों 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, आपको पहले भी बता चुका हूँ। और 26 दिसंबर को साहिबजादा मतलब जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो साहिबजादे थे दोस्तों, उनकी स्मृति में वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और 14 अगस्त को जो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये चारों दिवस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन तीनों को याद कर लीजिएगा, 4 नहीं 3 हैं। अब स्मरणीय तथ्य देखते हैं। 31 अक्टूबर 2023 को कर्तव्य पथ पर मोदी जी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया। मतलब 31 अक्टूबर को जो अमृत कलश यात्रा थी वो समाप्त हो गई। इसकी आधिकारिक शुरुआत जो है, अच्छा, इस कार्यक्रम के साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव का भी समापन हो गया। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कब शुरू किया गया था? तो 12 मार्च 2021 को। समाप्त कब हो रहा है? 31 अक्टूबर 2023। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। और इसी दिन मेरी माटी मेरा देश अभियान भी समाप्त हो रहा है, जिसके तहत क्या था दोस्तों? देश के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग आंचलों से जो है कलश में मिट्टी लाकर दिल्ली में जो है अमृत वाटिका के लिए इकट्ठी करनी थी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं उनको सम्मानित किया गया, जिनमें पहला स्थान जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुआ, दूसरा स्थान गुजरात को और तीसरा स्थान हरियाणा और राजस्थान को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ। मंत्रालयों की बात करें तो बेहतर प्रदर्शन किसने किया? विदेश मंत्रालय ने, दूसरे स्थान पर रक्षा मंत्रालय और तीसरे स्थान पर रेल और शिक्षा मंत्रालय। मोदी ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास भी किया 31 अक्टूबर 2023 को। मेरी माटी मेरा देश आपको पहले ही बता चुका हूँ, 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया और ये जो है 9 अगस्त से शुरू हुआ था, 31 अक्टूबर 2023 तक चला था। खेल मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। इसमें वीर और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए देश के कोने कोने से मिट्टी लाकर जो स्मारक है वहाँ पर अमृत वाटिका बनाने के लिए इकट्ठा करने का प्रावधान था। इस अभियान की टैगलाइन क्या थी? मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन। जो मिट्टी आएगी अलग अलग क्षेत्रों से उसको नमन और वीरों को वंदन, उन वीरों को समर्पित की जाएगी जिनका वहाँ पर स्मारक है। नमो भारत ट्रेन भारत की पहली रैपिड रेल सेवा, विश्व स्तरीय परिवहन अवसंरचना के निर्माण के लिए RRTS फुल फॉर्म याद रखना, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसकी शुरुआत जो है की गई और इसे अपेक्षाकृत लंबी दूरी तक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विकसित किया गया है। सीधी सी बात यह है कि यदि आप छोटे शहरों को देखें, मतलब किसी बड़े शहर को देखें, तो उसमें पाएंगे मेट्रो। वो क्या करती है? एक ही शहर के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, तेज़ी के साथ ले जाती है, ना तेज़ी के साथ ले जाती है। लेकिन जब इसी का विस्तार जो है वो दूसरे शहरों में भी कर दिया जाता है, ठीक है, एक तरह से मेट्रो का विस्तार है कई शहरों में, तो इसी को RRTS कहा जाता है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो इसी पर जो है पहली ट्रेन मोदी जी ने उसका उद्घाटन कर दिया, जिसे नमो ट्रेन नाम दिया गया। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रूट पर कुल 8 ऐसे गलियारे बनाए जाएंगे RRTS, उनमें से एक है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ और इसके एक हिस्से का उद्घाटन किया है जिसकी लंबाई थी 17 किलोमीटर, आपको घटनासार में बताया भी है। कहाँ से कहाँ तक? गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर इसका उद्घाटन किया गया। साहिबाबाद से लेकर दुहाई डिपो को जोड़ा जाएगा 17 किलोमीटर और इस पूरे की लंबाई कितनी है? तो 82.15 किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा। इसकी ट्रेन की गति जो है लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। गांगे डॉल्फिन की बात करें दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है, ठीक है। और कुछ अन्य
डॉल्फिन्स हैं जो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। यांगत्से नदी जो कि चीन में है, वहाँ पर जो डॉल्फिन पाई जाती है उसको बैजी कहा जाता है। वहीं सिंधु नदी में जो डॉल्फिन होती है उसको भूलन कहा जाता है। 2006 में जो यांगजी नदी में जो बैजी डॉल्फिन थी वो विलुप्त घोषित कर दी गई, ये भी याद रखिएगा। तो यदि पूछा जाए कि किस देश में डॉल्फिन को विलुप्त घोषित कर दिया गया है, तो चीन में। अच्छा, ये जो हमारी गंगेटिका है इसको टाइगर ऑफ द गंगा कहा जाता है। ये केवल गंगा नदी के मीठे पानी में ही रह सकती है। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स उत्पन्न करती है। दरअसल ये अंधी होती है। इन्हीं अल्ट्रासोनिक वेव्स के माध्यम से अपने गंतव्य का अंदाज़ा लगाकर ये विचरण करती है और अपना भोजन जुटाती है। इसीलिए इसको सुसु भी कहते हैं। ठीक है, ये तरंगे जो हैं सू सू करती रहती है, इसीलिए इसको सुसु भी कहा जाता है। स्मरणीय तथ्य, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे अपना जलीय जीव घोषित किया है। राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो राष्ट्रीय जलीय जीव इसको 2009 में घोषित किया गया था, लेकिन 2010 में जो है जलीय जीव अधिसूचित कर दिया गया, याद रखिएगा। 2008 में गंगा को जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। उसके एक साल बाद उसके अगले साल जो है डॉल्फिन को जो है वो जलीय जीव घोषित कर दिया गया। इसी गंगा डॉल्फिन को असम सरकार के द्वारा असम का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है। पंजाब सरकार के द्वारा जो सिंधु नदी की डॉल्फिन है जिसका भूलन नाम है, उसे अपना राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्य मछली चितला है, याद रखिएगा। जबकि देसी मांगुर बिहार की राज्य मछली है, बिहार वाले इसको याद रखें। अच्छा, ये जो डॉल्फिन है गंगा डॉल्फिन, ये IUCN की इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल है, ये भी याद रखिएगा। संकटग्रस्त IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल किया गया है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 72 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। सिटीज, जिसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, उसकी परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया है। जैसा कि नाम से जाहिर है, सिटीज क्या है, जो इंटरनेशनल व्यापार है, जो संकटग्रस्त जो स्पीसीज हैं उनके इंटरनेशनल व्यापार को विनियमित करता है सिटीज, याद रखिएगा। घोल मछली दोस्तों, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। तो घोल मछली को गुजरात राज्य ने अपनी राज्य मछली के रूप में घोषित किया है। इसे गोल्ड फिश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत महंगी होती है। गंगा नदी के किनारे महत्वपूर्ण आवासों को, जो डॉल्फिन के आवास हैं, उनको संरक्षित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया, जैसे विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य। ये कहाँ है? बिहार के भागलपुर जिले में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोदी जी ने डॉल्फिनों को संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये चीज़ें दोस्तों आपको घटनासार में नहीं उपलब्ध कराई गई, इसीलिए ये थोड़ा अलग टाइप की मैगजीन है। अब नैपुण्य पहल की बात करें तो आयुर्वेद के क्षेत्र में इस पहल की शुरुआत की गई है केंद्रीय औषधि विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा के द्वारा अग्नि आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव, जिसकी फुल फॉर्म है, इसको लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? जो आयुर्वेद के क्षेत्र में चिकित्सक लगे हुए हैं, ठीक है, उन्हें नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। मतलब किस तरह से आयुर्वेद को और ज़्यादा हितकर बनाया जाए, इसी के लिए ये नैपुण्य पहल शुरू की गई। अब बात करें भारतीय भेषज संहिता आयोग। तो भारतीय भेषज संहिता, जिसको इंडियन फार्माकोपिया कहा जाता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल है दोस्तों। इसके द्वारा एक IPC गठित किया गया है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जो इस भारतीय भेषज संहिता को जारी करता है। कौन? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। तो IPC IP को जारी करता है। IP क्या है? एक आधिकारिक पुस्तक है जिसमें जो देश में दवाएं वगैरह बन रही हैं उनका मानक क्या हो, ये सब चीज़ें जो हैं लिखी गई हैं। उन्हीं के आधार पर दवाओं का मानक तय किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप IPC समझ गए होंगे, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। अभी करंट अफेयर्स में क्यों चर्चा में है? क्योंकि भारत जो है फार्माकोपियन वार्ता समूह की वार्षिक बैठक, जो फार्माकोपियन वार्ता समूह है, इसका सदस्य बन गया है, स्थायी सदस्य बन गया है। कहाँ बना है? इसकी जो फार्माकोपियन वार्ता समूह है दोस्तों, उसकी बैठक हुई कहाँ? हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली बार अमेरिका, यूरोप और जापान के बाहर इस बैठक का आयोजन हुआ है। कहाँ आयोजित हुई? हैदराबाद में। तो यहीं पर भारत को इसका स्थायी सदस्य घोषित किया गया है और इसमें WHO जो है वो पर्यवेक्षक है, ये भी याद रखिएगा। तो जब भारत इसका सदस्य बन जाएगा तो क्या होगा? अभी तक भारत में जो भेषज संहिता है उसमें भारत की जो दवाएं हैं
उनके मानक तय करने की जो बातें थीं वो लिखी गई थीं। और जब इस ग्रुप का सदस्य बन जाएगा तो जो अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे देश हैं, इनसे भी भारत को कुछ नए अनुभव सीखने को मिलेंगे। तो कहीं न कहीं चिकित्सा के क्षेत्र में इससे उन्नति होगी। समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। तो ये समक्का और सरक्का को देख लेते हैं। ये एक कुंभ मेला के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है भारत का, जिसे एशिया का सबसे बड़ा जनजाति है। ठीक है, कुंभ मेला भीड़ की बात करें तो कुंभ के बाद दूसरा है, लेकिन जनजाति मेले की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा जनजाति मेला है। किस जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो कोया जनजाति के द्वारा। कहाँ है दोस्तों? तेलंगाना में। द्विवार्षिक मेला है। अब बात करें समक्का और सरक्का क्या है दोस्तों? तो ये माँ और बिटियाँ हैं, ठीक है, जिन्हें देवी के तौर पर वहाँ पर पूजा जाता है। माँ बेटी की जोड़ी है दोस्तों। इसने काकतीय जो शासक थे उस समय 12वीं शताब्दी में, उनके द्वारा जो टैक्स वगैरह लोगों पर लगाए गए थे, उनके विरोध में जो आंदोलन उत्पन्न हुआ था, उसका इन्होंने नेतृत्व किया था। तेलंगाना सरकार द्वारा इसको समक्का और सरक्का जो मेला है, इसको राज्य उत्सव घोषित किया है, याद रखिएगा। तो ये तो हो गया इसका बैकग्राउंड। करंट अफेयर्स अब होता है, अब शुरू होता है। तो जो कैबिनेट रही है, उसने केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की और अंततः हुआ ये कि ये विधेयक पारित हो गया। इस विधेयक के तहत तेलंगाना के मुलुगु जिले में इस समक्का सरक्का जो जनजातीय विश्वविद्यालय, जो कि भारत का पहला होगा, ठीक है, पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा, उसकी स्थापना की जाएगी। कहाँ? मुलुगु में। ट्रैवल फॉर लाइफ। लाइफ आप सभी जानते हैं, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, मतलब पर्यावरण के लिए जीवन शैली के विकास से संबंधित ये मिशन लाइफ है, जिसकी घोषणा मोदी जी ने 2021 में जो ग्लासगो में COP26 का आयोजन हुआ था, वहाँ पर की थी। स्मरणीय तथ्य देखते हैं। पर्यटन मंत्रालय और भारत सरकार ने विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर, याद रखिएगा। भारत मंडपम, वही भारत मंडपम जहाँ पर G20 समिट का आयोजन हुआ, वहाँ पर ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को वैश्विक लेवल पर लॉन्च किया गया। ट्रैवल फॉर लाइफ, लाइफ जो है आप सभी को ऊपर ही बताया, एक जीवन शैली है, तो लाइफ के लिए ट्रैवल करना, इसका अर्थ यही निकलता है। तो चल कर विभिन्न छोटे छोटे सम्मेलनों और आयोजनों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूक करना ट्रैवल फॉर लाइफ का उद्देश्य है। इस कार्यक्रम को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और UNWTO, यूनाइटेड नेशन बर्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, और इसके साथ ही यूनेप, ये तीनों जो हैं मिलकर चलाएंगे, याद रखिएगा। सतत पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा इसके माध्यम से। और जो ट्रैवल फॉर लाइफ है, इसके तहत 8 केंद्रीय विषय जो हैं वो चिन्हित किए गए हैं। ये संख्या जरूर याद रखिएगा। 8 केंद्रीय विषय क्या हैं? जल की बचत, प्लास्टिक, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका बहिष्कार, अपशिष्ट को कम करना, समुदायों का सशक्तिकरण, धरोहरों का सम्मान करना जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं, स्थानीय खाद्य पदार्थों का सेवन, ठीक है, ताकि लोकल को बढ़ावा मिले, और जो प्राकृतिक धरोहरें हैं उनका संरक्षण करना। तो कुल मिला के निचोड़ ये है कि जो पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली है, उसको जो है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना। स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ, इसको दो क्षेत्रों में दोस्तों वर्गीकृत किया गया है ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को। एक तो स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ, दूसरा ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन है उसको पर्यावरण के अनुकूल बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए कहा गया है ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 108 पर्यटन स्थलों को पहचाना गया है। अब बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन का आयोजन कराया गया। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। और यहाँ पर जो ग्राम हैं उनको पुरस्कृत किया गया। तो 35 गाँव को पुरस्कृत किया गया, जिनको गोल्ड और ब्रॉन्ज सिल्वर दिए गए। तो स्वर्ण श्रेणी में पुरस्कृत गाँव कौन सा है? दावर, कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। बांदीपोरा, बस इतना ही याद रखिएगा। इसके साथ ही रजत श्रेणी में यूपी के कुरौना गांव को सम्मानित किया गया, ये भी याद रखिएगा। कुरौना और दावर, यही 2 याद रखिएगा। भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड, जैसा कि नाम से जाहिर है, ऑर्गेनिक्स ब्रांड, जो जैविक ब्रांडों की बात हो रही है। ये जैविक ब्रांड किसके होंगे? जो जैविक खेती से जो उत्पाद पैदा होंगे उनको जो है एक ब्रांड के तौर पे विकसित किया जाएगा। 2023 में कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL के गठन को मंजूरी दी थी। नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड,
जिसका उद्देश्य जैविक उत्पादों में भारत को अग्रणी बनाना था। और इसके तहत इसका लक्ष्य जो है दोस्तों वो क्या, जैविक खेती करने वाले किसानों को उनके उत्पादों को बाजार तक सीधी पहुंच किस तरह से उपलब्ध कराई जाए, यही इसका उद्देश्य है। तो जो जैविक उत्पाद हैं उनको किस तरह से बाजारों तक बिना बिचौलिए के पहुंचाया जाए ताकि किसानों को बेहतर लाभ मिल सके। बात करें NOCL की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुजरात में है, आणंद, जहाँ पर अमूल का है। स्मरणीय तथ्य क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL के द्वारा दिल्ली में सहकारिता के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां पर गृह मंत्री हमारे और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के तहत कुल 6 उत्पादों को जारी किया गया। जैसे भारत नाम का एक आटा लॉन्च किया गया, वो भी एक ऑर्गेनिक उत्पाद है। तो इन ब्रांडों की संख्या याद रखिएगा 6 है, 6 ब्रांड हैं। लाइफ के तहत कितने हैं, लाइफ के कितने लक्ष्य रखे गए हैं दोस्तों, 8 लक्ष्य, ये भी याद रखिएगा। एकात्मकता की मूर्ति स्टैचू ऑफ वननेस आपको पहले ही बता चुका हूँ। शंकराचार्य जो कि अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक थे, उनकी मूर्ति है। शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन CM थे, उन्होंने इसका अनावरण किया है, स्टैचू ऑफ वननेस। कैसे याद रखना है, अद्वैतवाद मतलब दूसरा कोई नहीं, केवल और केवल एक, ऐसे याद रखिएगा, वननेस। कहाँ पर इसका अनावरण किया, तो ओंकारेश्वर में। वहाँ पर एक समारोह जिसका नाम क्या था, शंकर वतरणम, वहीं पर इसी समारोह में इस मूर्ति का अनावरण किया। और यहीं पर अद्वैत लोक संग्रहालय, आचार्य शंकर संग्रहालय का शिलान्यास भी किया। शंकराचार्य जो कि काफ़ी चर्चा में दोस्तों, तो शंकराचार्य का जन्म जो है केरल में हुआ था, याद रखिएगा। इन्होंने अद्वैतवाद दर्शन को प्रतिपादित किया था। यह प्रतिमा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित की गई है, मानधाता पर्वत पर स्थापित की गई है और इसकी ऊंचाई 108 फीट है और चलने की मुद्रा में इसको दर्शाया गया है। इसके जो मूर्तिकार हैं वो भगवान रामपुरे हैं, ये भी याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भी देख लेते हैं दोस्तों। तो अमेरिका के मैरीलैंड में, ठीक है, अंबेडकर की 19 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। या भारत के बाहर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है दोस्तों, हैदराबाद में ऊंची प्रतिमा है, किसकी, अंबेडकर जी की। तो ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये किसने बनाई है, रामबी सुतार ने बनाई है। नहीं, ये जो हैदराबाद में है इसको जो है रामबी सुतार ने बनाया है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी आप सभी जानते हैं गुजरात में है, वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, आप सभी जानते हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन, जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इसमें वो आपको याद रखनी, कर्क्यूमिनाइडस हल्दी में उपस्थित एक जैव सक्रिय यौगिक है, ठीक है, जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर गुणों से युक्त होता है। तो इसका नाम याद रखिएगा, कर्क्यूमिनाइड्स। भारत में हल्दी का सर्वाधिक जो उत्पादक राज्य है वो महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर तेलंगाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो भारत हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और सबसे बड़ा निर्यातक भी है। तीनों फैक्ट याद रखिएगा। स्मरणीय तथ्य क्या है, भारत सरकार ने इसके गठन को मंजूरी दे दी है, हल्दी बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है। और इसमें जो है हल्दी बोर्ड के गठन के बाद एक लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक भारत का जो हल्दी निर्यात है उसे $1 बिलियन किया जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बात इसका नाम याद रख लेना है, इसी तरह से याद रखना है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति की वंदना करने से संबंधित अधिनियम है। पहली बार ये दोस्तों महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में आरक्षण से संबंधित, चुनावों में आरक्षण से संबंधित विधेयक है, अधिनियम है। ये जो है पहली बार 11वीं लोकसभा में लाया गया था, ठीक। 11 पवित्र माना जाता है। अच्छी शुरुआत जो है 11वीं लोकसभा में की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा थे। 1996 में इसको प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद कई बार प्रस्तुत हुआ, कई बार जो है इसको ये लैप्स हुआ और अंततः अब कब दोस्तों 19 सितंबर को दोस्तों ये लोकसभा में प्रस्तुत किया गया 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में। तो आपको ये क्रम भी याद रखना है, 128वां संविधान संशोधन विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा में पारित किया गया, ये याद रखना 20। फिर उसके अगले दिन 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ और राष्ट्रपति ने कब इसको स्वीकृति दी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 28 सितंबर को। तो ये तीनों डेटें याद रखनी है, 20, 21 और 28। जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई तो ये विधेयक जो है वो अधिनियम बन गया। चौथा अधिनियम बना दोस्तों तो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, याद रखिएगा। तो 106
और 128। कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों आंकड़े याद रखने हैं आपको। और जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपको क्या याद रखनी है, ये जो है नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो बनाया गया है उसमें पारित होने वाला पहला विधेयक है। ठीक है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। विधायिकाओं में महिलाओं को न्यूनतम 33% का आरक्षण जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। 33% याद रखिएगा। कहाँ कहाँ, तो राज्य जो संसद है उसमें, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में, राज्यों की विधानसभाओं में, और इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा में यह आरक्षण लागू होगा। और अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये है कि इस अधिनियम के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 239 ए में संशोधन किया गया। 239 ए, जबकि अनुच्छेद 330 ए, 332 ए और 334 ए को जोड़ा गया। इससे पहले दोस्तों 330 ही हुआ करता था, 332 ही हुआ करता था। 330 क्या होता था दोस्तों, जो SC ST हैं उनको लोकसभा चुनाव में आरक्षण से लोकसभा की सीटों के आरक्षण का प्रावधान था 330 ए में। 332 में दोस्तों क्या था, 332 में जो आंग्ल भारतीय समुदाय था उसके आरक्षण का प्रावधान था, उसकी नियुक्ति का प्रावधान था 332 में, और यहाँ पर ए लग गया है उसके आगे, बस इतना सा अंतर है। तो 330 ए ये क्या करता है दोस्तों, लोकसभा में जो SC ST हैं उसमें जो सीटें आरक्षित थीं उन्हीं सीटों में 1/3 सीटें जो हैं अब महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। वहीं लोकसभा में जो कुल सीटें हैं उन पर भी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। तो जो SC, कहने का मतलब ये है, SC या ST जो महिलाएं हैं उन्हें उन्हीं सीटों पर आरक्षण मिलेगा जो पहले से संसद में आरक्षित हैं, लोकसभा में आरक्षित हैं। और जो SC ST महिलाएं नहीं हैं उन्हें कुल सीटों पर 1/3 सीटें उनके लिए आरक्षित कर दी जाएंगी, ऐसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 332 ए को जोड़ने के माध्यम से प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 334 ए महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के लागू होने से संबंधित शर्तों को स्पष्ट करता है, याद रखिएगा। और 15 वर्ष की अवधि के लिए यह आरक्षण पहले प्रदान किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। आयुष्मान भव अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब जारी की गई, 2017। इसकी सिफारिशों के आधार पर SDG 3 को प्राप्त करने के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों, सितंबर 2018। कहाँ, रांची से, झारखंड के रांची से। SDG 3 दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित है। आपको ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को बताया था, सतत विकास लक्ष्यों को याद करने के लिए बताया था। अभी क्या है दोस्तों, 13 सितंबर को द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के गांधीनगर से आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, इसका उद्देश्य जो है प्रत्येक गांव और शहर तक स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकतम कवरेज को सुनिश्चित करना था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचें। इसके लिए जो है यह अभियान लॉन्च किया गया। 17 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक इसको लागू किया गया, ये डेट भी याद रखिएगा। आरोग्य मंथन को देख लेते हैं। तो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है जो आयुष्मान योजना का क्रियान्वयन करता है, उसने आरोग्य मंथन का आयोजन नई दिल्ली में किया। क्यों दोस्तों, क्योंकि 23 सितंबर 2023 को जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी उसके 2 साल पूर्ण हुए, उसके 5 वर्ष पूर्ण हुए हैं। क्यों दोस्तों, क्योंकि 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत रांची से की गई थी, अभी मैंने आपको पहले ही बताया है। तो उसके 5 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो यदि पूछ लिया जाए कि हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं, तो 5 वर्ष पूरे किए हैं। उसी उपलक्ष्य में आरोग्य मंथन का आयोजन किया गया। और इसी के साथ दोस्तों आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो 27 सितंबर 2021 को चालू किया गया था, उसने 2 वर्ष पूरे किए हैं। तो इन्हीं दोनों योजनाओं की सफलता का उत्सव मनाने के लिए आरोग्य मंथन का आयोजन नई दिल्ली में किसने किया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किया है, याद रखिएगा। और यहीं पर दोस्तों कुछ और चीज़ें सामने आई। सर्वाधिक संख्या में उपचार करने के संदर्भ में बड़े राज्यों में केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। छोटे राज्यों में मेघालय को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बात यदि यूटीज की करें तो पुदुचेरी को, केंद्र शासित प्रदेश की करें तो पुदुचेरी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने वाले राज्यों में पहला स्थान असम को प्राप्त हुआ है, ये भी याद रखिएगा। मिथुन की बात करें दोस्तों, इसको खाद्य पशु का दर्जा दे दिया गया है। मिथुन, जिसको पर्वतों का पशु कहते हैं, जो भैंसों की तरह दिखाई देता है, यह उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसकी संख्या जो है वो सर्वाधिक है। स्मरणीय तथ्य क्या है, फसाई ने, जिसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, इसने इसे फूड एनिमल घोषित किया है। मतलब इसका शिकार करो और इसको शिकार करके खा सकते हो।
इसको बेचा जा सकता है। और यहीं पर मिथुन दिवस ICAR राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र जो कि नागालैंड में है, उसने 1 सितंबर को मिथुन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त जो मिथुन का मास है उसका नाम भी घोषित कर दिया गया। क्या नाम? VC राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागालैंड, याद रखिएगा। और ये सांची जो है भारत का पहला सौर शहर बन गया है। तो दोस्तों चीज़ें थोड़ा ज़्यादा सारगर्भित थी, छोड़ा भी नहीं जा सकता था, तो हो सकता है कि वीडियो लंबी हो गई हो। अभी तक तो मैंने नहीं देखा कितनी बड़ी हो गई है, लेकिन धीरज के साथ इसको देखिएगा। बढ़िया रिस्पांस आप लोग दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो एग्ज़ाम नज़दीक है, बार-बार चलाते रहिए, खाना बनाते वक्त चला लीजिए। घटनासार पूरा 14 वीडियो हैं दोस्तों, 14 और 2 वीडियो जो हैं आपको 500 प्रश्नों की उपलब्ध कराई गई हैं, जो कि क्रॉनिकल मैगज़ीन से दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको ज़रूर कर लीजिएगा। और 14 वीडियो घटनासार की हैं, उनको खाना बनाते वक्त चला लीजिए, कहीं जा रहे हैं तब चला लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर PDF अपलोड हो गई है, उसको देख लीजिए। कहीं बैठे हैं बस वगैरह में या ट्रेन में जा रहे हैं तो PDF खोलिए, हाइलाइटेड चीज़ों को खटाखट देख के आपने रिवाइज़ कर लिया। तो इस तरह से करेंगे तब चीज़ें निपटेंगी। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में ही व्यस्त रहिए। धन्यवाद।